Good morning, student. Today we will start ABST part फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट, और जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस क्लेम का। लास्ट क्लास में हमने इंश्योरेंस क्लेम के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में जो अपने टॉपिक थे वो थे, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन पर चलते हैं इंश्योरेंस क्लेम के, कि इंश्योरेंस क्लेम में किस प्रकार से प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करनी है। तो देखिए, इंश्योरेंस क्लेम में अपने यहाँ टॉपिक है वो मोस्टली है फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो फायर इंश्योरेंस क्या होता है और उसका क्लेम किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी हम बात करने जा रहे हैं। उसका क्लेम अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, फायर इंश्योरेंस सभी समझते हैं, फायर से जो लॉस होता है उसका हमें क्लेम करना है, उससे रिलेटेड ही हमारी पॉलिसी है। तो देखिए, बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन कर लेते हैं। उनके गोडाउन में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का जो माल रखा हुआ है, जिसको आप गुड्स बोलते हैं, गुड्स रखा हुआ है, तो उनके रिस्क रहती है कि बाई चांस यदि फायर से यदि लॉस होगा तो बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, माइनर प्रीमियम का पेमेंट करके ये रिस्क को कवर कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनियों से। तो इंश्योरेंस कंपनियां उनको गारंटी देती है कि फायर से यदि इस ड्यूरेशन के दौरान जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस ड्यूरेशन के दौरान यदि लॉस होता है फायर से, तो इंश्योरेंस कंपनियां उनका जितना भी लॉस होगा वो पेमेंट करेगी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपने पॉलिसी कितने की करवाई है, फायर इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो डिसाइड की जाती है, उतनी अमाउंट तक क्लेम मिल सकता है। तो इसलिए उसको माइनर पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो कहने का मतलब बहुत माइनर पेमेंट करके करोड़ों का आप लॉस है, उससे आप रिस्क है जो लॉस की फायर से, उसको आप कवर कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी है। तो कहने का मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको एक तरीके से आपका जो रिस्क है वो टेकन कर लेती है और उसके लिए आपसे कुछ चार्ज वसूल करती है, डेट इज प्रीमियम। वो एनुअली आपसे प्रीमियम लेगी, उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग वो आपका जो रिस्क है फायर का वो टेकन कर लेती है। यदि इस ड्यूरेशन के दौरान आपको कोई लॉस होता है फायर से, तो वो आपको पेमेंट करेगी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वेरिफिकेशन करने के बाद। ये नहीं है कि आपने जो कहा उसके अकॉर्डिंग उसने पेमेंट कर दिया। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही कंपनियां फिक्स कर देती है कि कितना पेमेंट करना है, किस प्रकार से करना है, ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिजनेसमैन और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में। तो ये तो है थ्योरी का पार्ट। अब ये मानिए कि फायर से बिजनेसमैन को लॉस हो चुका है, अब अपने को क्या करना है, क्लेम करना है कि अब ये क्लेम अमाउंट कितनी की जाए। ये अपना क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, कि अपने को क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी है कि एक्चुअल में लॉस हुआ कितना है। तो इसके लिए अपने अलग अलग स्टेप है, इसके लिए अलग अलग मेथड दे रखी है अपने पास। फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड 3 मेथड है, उसके मेथड्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मीन्स फायर की डेट को वहाँ गोडाउन में उसकी शॉप पर कितना गुड्स था उसको आप बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था वो उसका लॉस होगा। जैसे आपको नॉर्मली पूछे कि यदि फायर से किसी को गोडाउन में लॉस होता है तो किसका नुकसान होगा, तो कॉमन बात है आप यही कहोगे कि भी वहाँ पर जो गुड्स रखा हुआ था वो जल गया है। उसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉमर्स की लैंग्वेज में क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मीन्स उस डेट पर क्लोजिंग स्टॉक जो था उसका नुकसान होगा। तो एक तो यही अपना मेथड है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना। देन सेकंड मेथड है वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मतलब है लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का कितना नुकसान है ये चेक करना। इसके बाद तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है विभिन्न प्रकार की पॉलिसियाँ। अब दूसरा लॉस आपके समझ में नहीं आया होगा, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान। अब आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ कैसे जल गया, ग्रॉस प्रॉफिट तो P&L अकाउंट बनाते हैं ना, तो आप कैलकुलेट होता है। तो अब मैं समझाता हूँ उसको कैसे नुकसान हुए। बिजनेसमैन के गोडाउन में डेट ऑफ फायर दे रखी है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को क्या हुआ, फायर से नुकसान हुआ है। 1 जनवरी को जाकर वो वहाँ बिजनेस कर सकता है क्या, नथिंग, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उस बिजनेस का वहाँ वैसा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। वहाँ राख का ढेर लगा हुआ है और कुछ नहीं है वहाँ पर।
तो इसका मतलब है वहाँ बिजनेस जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो व्यापार करेगा कैसे? सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। आपको सबको पता है सेल्स में ही आपका कुछ परसेंट प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट फोरगोन हो चुका है, गवा चुके हो आप। किसके कारण? रीजन ऑफ फायर, फायर के कारण आप प्रॉफिट फोरगोन कर चुके हो, सेल्स भी फोरगोन कर चुके हो। आपको उसी प्रकार का स्ट्रक्चर वापस मेंटेन करना होगा और उसमें टाइम लगेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैक्सिमम 12 मंथ लग सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्टर्ब पीरियड, कंपनसेशन पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड और हिंदी में बोलते हैं बाधा काल। तो ये जो वापस मेंटेन करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोलते हैं? डिस्टर्ब पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड, कंपनसेशन पीरियड और या बाधा काल। तो इसमें वापस आप उसको वैसी कंडीशन में मेंटेन करोगे, जैसे मान लीजिए कंपनसेशन पीरियड 3 मंथ है, तो 3 महीने तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, और या करोगे तो बहुत ही माइनर करोगे, ठीक है। तो इस दौरान आपका जब बिजनेस नहीं होगा तो सेल्स होगी नहीं, और सेल्स नहीं होगी तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है यदि सेल्स नहीं होती है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो प्रॉफिट का लॉस हो गया ना, तो सेकंड अपना मेथड है वो प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ है यही चेक करना है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की पॉलिसियाँ टेकन की है। फायर से आपकी बिल्डिंग डैमेज हुई है, फायर से वहाँ फर्नीचर लगा होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट लगे हुए थे, मशीनरी लगी हुई थी, वो भी नुकसान हुए हैं, वो भी जल गई है, उनका भी लॉस हुआ है। तो मशीन की पॉलिसी आपकी अलग थी, बिल्डिंग की अलग थी, फर्नीचर की अलग थी, एसी की अलग थी, अलग अलग इक्विपमेंट लगे हुए थे, उनकी पॉलिसी आपने की थी, तो उनका भी अपने को क्लेम करना है। अब ये मत करना सिर्फ वहाँ के कर्मचारी भी काम कर रहे थे और वो भी जल गए। देखो फायर से लॉस होता है तो 90% तो ये है कि सभी जन का नुकसान नहीं होता है, धन का तो नुकसान हो सकता है। लेबर है वो फायर उनको लगेगा, शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो वो क्या करेंगे? वो अंदर थोड़ी रहेंगे, वो बाहर देख रहेंगे, ठीक है, बाहर आ सकते हैं, उनमें कॉमन सेंस है, ठीक है, असेट से वो तो वहीं रहेगी, वो उनके पैर थोड़ी है। परंतु जब लेबर वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं तो फायर से उनको लगा कि फायर से नुकसान, वो फायर लग चुकी है, तो वो क्या करेंगे? वहाँ से निकल लेंगे। इसलिए वहाँ लेबरों में फिर भी बाई चांस हो सकता है कि कहीं फंसा रह गया है, वो अलग बात है, बट अपने यहाँ कोई किसी में ये नहीं है कि वर्कर का भी नुकसान हुआ है। हो सकता है कुछ जैसे कहीं इस प्रकार के गेट बंद हो चुके हैं या तो ये एक्सीडेंट हो सकते हैं, बट अपने यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो ये अपने को फिक्स एसेट के बारे में लॉसेज है वो दे रखी है। तो ये सभी लॉसेज है जो फायर से होते हैं और इनके लिए हमें कैलकुलेट करके बताना होगा। तो बेटा इसमें अपने को फर्स्ट तो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का नुकसान, दूसरा है ग्रोस प्रॉपर्टी का नुकसान, तीसरा है फिक्स एसेट्स का नुकसान। तो ये सभी कैलकुलेट अपने को करके क्लेम बताना है। फिर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? क्लेम एडमिट करती है। फिर इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या करती है? ये क्लेम को वेरिफिकेशन करती है, उनके एक्सपर्ट होते हैं। देखिए इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं है कि हमने जो क्लेम किया है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी अपने को पेमेंट कर देगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट ही कार्रवाई करते हैं और वो उनका ही डिसीजन फाइनल रहता है। वो जो बताएंगे उतना ही अपने को क्लेम मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों भी हम कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकते। उनके पास एक्सपर्ट रहेंगे, वो चेक करेंगे, उनको लगता है कि जो क्लेम किया गया है इसमें फॉल्स है, झूठा है, तो वो क्या करते हैं? वो अपने ऊपर ही FIR कर देते हैं। इसलिए कोई भी पॉलिसी टेकन करता है तो जब भी क्लेम करता है तो पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके फिर ही क्लेम करता है। कहने का मतलब उसमें फ्रॉड बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, फाइनेंस पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग होती है, उनके पास फंड बहुत अधिक होते हैं, वो भारत सरकार को भी क्या करते हैं? लोन देते हैं। आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनके पास फंड आते कहाँ से हैं? वो पॉलिसियाँ जो करते हैं, जैसे मैंने ही बाइक की पॉलिसी ले रखी है एनुअली, तो मैं एनुअली 1200 रुपये मान लीजिए पॉलिसी की देता हूँ। ऐसी बाइक की पॉलिसियाँ उस कंपनी ने 1 करोड़ की रखी है। 1 करोड़ इंटू 1000 भी करते हैं, अरबों में जाते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, और ये घटना घटने पर ही पेमेंट होता है, अन्यथा पेमेंट बिल्कुल नहीं होगा। कहने का अंदर LIC है, उसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर होता है, और जितनी भी पॉलिसियाँ है वो जिस टास्क के लिए की गई है, यदि वो काम होता है, वो वर्क होता है, तो ही आपको क्लेम मिलेगा, अन्यथा बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो फंड है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास करोड़ में। ऐसे क्लेम
बहुत ही कम आते हैं, मान लीजिए 2-3 और मैक्सिमम 5% तक ऐसी पॉलिसियाँ उसने, जैसे बाइक की उन्होंने 1 करोड़ पॉलिसियाँ की है, तो 1 करोड़ में 5% आएंगे, और पैसे 95% है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनियों के पास रहेगा। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि उनके पास कितना अधिक फंड होता है, इसलिए उनके पास एक्सपर्ट भी अपने से अधिक एक्सपर्ट मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनका जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस समय ही क्लियर कर दिया जाता है कि फ्रॉड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो बात होगी वो क्लियर की जाएगी, उसके बाद उनके एक्सपर्ट की राय ली जाएगी, उसके बाद क्लेम किया जाएगा। तो हम अकाउंटेंट के हिस्से से हम भी कैलकुलेट करेक्ट करके बताएंगे बिजनेसमैन को कि ये हमारे परचेज की स्लिप है, ये सोल्ड किया था, ये पूरी डॉक्यूमेंट तैयार करके फाइल करके उसके बाद ये क्लेम करना होता है। तो अपने जो फर्स्ट है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का लॉस। फर्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का लॉस कैलकुलेट करना। अब अपन अकाउंटेंट है, इसका मतलब कोई महाराज तो है नहीं कि हम बताएंगे कि आप क्लेम कर दीजिए 5 लाख का। हम उसको प्रूफ दे के बताएंगे कि हमारे पास ये स्टॉक था, इतना परचेज किया था, इतना सोल्ड किया था, ये उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था। उसके लिए भी हमारे पास स्टेप है, उस स्टेप के अकॉर्डिंग हम उसको बताएंगे। क्या स्टेप है वो स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। किसका, लास्ट ईयर्स का। लास्ट ईयर्स की जो जानकारी होगी अपने पास क्वेश्चन अपन करेंगे ना, जो लास्ट ईयर्स की जो भी जानकारी होगी उससे क्या बनेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे। इसके बाद सेकंड काम होगा अपना दूसरा है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट होगा एवरेज ग्रोस प्रॉफिट। एवरेज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट आपने लास्ट 3 ईयर के क्रिएट कर रखे हैं, तो लास्ट 3 ईयर के आपके जीपीए के काउंट करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसलिए अपने पास ग्रोस प्रॉफिट 3 ईयर के हैं तो उनका एवरेज कर देंगे। ठीक है, एवरेज करने के बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। इसके बाद क्या बनाया जाएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। इसका करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट अपना टॉपिक होगा क्लेम। लास्ट टॉपिक क्या है, क्लेम। तो इस प्रकार से अपना जो टॉपिक है वो क्या क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्या किया जाएगा, फर्स्ट पॉइंट है अपना ट्रेडिंग अकाउंट की कैलकुलेशन की जाएगी लास्ट ईयर्स की। इसके बाद ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाएंगे। इसके बाद एवरेज ग्रोस प्रॉफिट होंगे। इसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर का बनाया जाएगा। इसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन होगी और लास्ट में क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स में किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।